हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्ल्ड में। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कल की क्लास में हमने बताया था कि जितने भी क्लास 12th या 10th के स्टूडेंट हैं जिनके लिए एक बैच बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है क्रांतिकारी टारगेट बैच, ठीक है। तो उसी का आज पहला क्लास है और हम आज क्लास 10th के जो पहला चैप्टर है मैथ का, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंदर जितने भी थ्योरी है बेसिक से एडवांस लेवल तक बताएंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर वास्तविक संख्या की जरूरत हमें क्यों पड़ी। वास्तविक संख्या के अंदर अगर बात की जाए तो जो पहला है वो है प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को कहीं क्या कहता है? प्राकृत संख्या। क्या बाबू? गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। और जो दूसरा है, दूसरा क्या है बाबू? पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। जैसे अगर प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए, जैसे अगर प्राकृत संख्या में एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, लेकिन एक के पहले अगर जीरो को इसी में जोड़ दिया जाए तो इसी में क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे अगर पूर्ण संख्या की एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये शून्य से स्टार्ट होता है, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। तो ये क्या है? ये पूर्ण संख्या है। अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। क्या? पूर्णांक संख्या के बारे में। क्या कि पूर्णांक संख्या होता क्या है? जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको बेसिक बताना जरूरी है। सबसे पहले हम प्राकृत संख्या के बारे में जाने, उसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में जाने। अब हम जानेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहने का मतलब है कि जिसमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों शामिल हो, लेकिन इसके अलावा ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो। जैसे हमने प्राकृत संख्या में 1 से गिनती स्टार्ट किया और अनंत तक गए, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट किया और अनंत तक गए, लेकिन इसमें 0 के पहले यानी ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर देंगे तो ये हो जाएगा पूर्णांक संख्या। जैसे अगर बात की जाए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, तो ये क्या है? ये है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद हम बात करेंगे भाज्य संख्या। क्या बाबू? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में आपको मालूम है, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और 1 से कटे उसे कहते हैं भाज्य। सॉरी, जो 2 से कट जाए उसको कहते हैं भाज्य संख्या। यानी जिसका गुणनखंड अनेक हो, यानी 2 से अधिक जिसका गुणनखंड हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। जैसे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये क्या है? ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा। उसके बाद हम बात करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या स्वयं एवं 1 से कटे, या बोल दिया जाए कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक ना हो, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये सब जो संख्या है वो 1 से और स्वयं से कटेंगे तो इसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। अभाज्य संख्या के बाद हम बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। क्या बाबू? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की अगर बात की जाए तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे अगर बात की जाए प्राकृत संख्या को भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ देखिए 2 है और 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये P बटा Q के रूप में हो गया। और यहाँ भी देखिए 2 है, इसे भी हम नीचे 1 लिख सकते हैं, ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो सकता है। तो परिमेय संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी आते हैं, पूर्ण संख्या भी आते हैं, पूर्णांक संख्या भी आते हैं, अभाज्य संख्या भी आते हैं और अभाज्य संख्या भी आते हैं। ठीक है। तो परिमेय संख्या कहने का मतलब है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, Q 0 नहीं होना चाहिए तभी ये परिमेय संख्या हो पाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या की बात की जाए जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या बाबू? जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे अगर हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल की, जैसे √2, पाई, ये सब क्या है? √5, ये सब है अपरिमेय संख्या, इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये है बेसिक चीजें जो आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। ये सब आपको पता होगा तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे जैसे हम क्वेश्चन के जरिए भी एक दो समझाएंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उसे किस प्रकार हल करना है, ठीक है। यानी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, ठीक है। तो उसी को हम एक दो एग्जाम्पल देंगे और समझाएंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देता है और आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो आइए एक दो क्वेश्चन हम समझते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन देगा बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन देगा 70 और 35 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। क्या? अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देता है। तो हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है सबसे पहले हम करेंगे 70 का गुणनखंड, और गुणनखंड वैसे संख्या से करना है जो सबसे छोटी हो और जिसे 70 कट जाए। ऐसे हम अगर 2 से काटेंगे 70 को तो 35 बार में कटेगा। अब 2 से 35 नहीं कटेगा, इसलिए अब हम 3 से काटेंगे तो 3 से ये कट जाएगा, नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो अब इसे हम क्या करेंगे? 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं कटेगा, इसलिए हमें इसे 5 से काटना पड़ेगा 7 बार में, ठीक है। फिर 7 को हम 7 से काटेंगे तो एक बार में, देखिए तो इसका आया 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। ये किसका है? 70 का गुणनखंड है, ठीक है। अब हम करेंगे 35 का गुणनखंड। 35 का गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से कटाएंगे, नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये तो 5 से कटेगा, ठीक है। 5 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से काटेंगे 7 को एक बार में, ठीक है। तो 35 का जो गुणनखंड आया बाबू 5 गुने 7, ठीक है। अब देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन मिलता है। जो कॉमन मिलेगा वही इसका क्या होगा? एचसीएफ। तो दोनों में हमें देखिए 5 कॉमन मिलता है, तो इसका जो एचसीएफ होगा ना बाबू वो 5 होगा, ठीक है। और एलसीएम देखिए 7 भी मिल रहा है, तो 5 गुने 7 लिखेंगे तो इसका एचसीएफ होगा 35, ठीक है। अब हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम तो जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको लिख देंगे, ठीक है। तो 5 दोनों में कॉमन मिला, फिर गुना करेंगे 7 दोनों में कॉमन मिला। अब जो नहीं मिला यानी जो बच गया उसको भी गुना में लिख देंगे, गुने 2, तो ये हो जाएगा 70। यानी 70 और 35 का गुणनखंड निकालें तो इसका जो एचसीएफ आया 35 आया और एलसीएम आया जो 70 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 70 और 35 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसके और एक विधि है, ठीक है। अब चेक करेंगे, जैसे अगर इसका है कि एलसीएम, ठीक है, 70 इंटू 35 गुने एचसीएफ 70 इंटू 35, इसको अब गुना करेंगे तो जो आएगा 70 गुने 35 के बराबर आएगा। ऐसे देखिए इसका एलसीएम कितना आया है बाबू? 70 आया है, ठीक है। गुना करेंगे इसका एचसीएफ कितना आया है? 35 आया है, और हम 70 और 35 से गुना करेंगे, देखिए दोनों बराबर है। कहने का मतलब है कि जो संख्या दिया हुआ है उसका एचसीएफ गुने उसका एलसीएम बराबर होगा जो संख्या दिया हुआ है उसका गुणनफल के। तो आप इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे, अगली वीडियो में जानेंगे किस प्रकार क्वेश्चन देता है एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऊपर सफल हो मिनट के बाद ठीक है।